हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अर्नेस्ट हेमिंग्वे का नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी। इसके जो कंटेंट्स हैं हमारे आज के लेक्चर के वो हैं, इसके हम सेटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टर्स, थीम, कॉन्फ्लिक्ट, प्लॉट, सिंबल्स जो इसमें यूज़ हुई हैं और पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हम इसके आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सेटिंग्स की तरफ चलते हैं। सेटिंग का बेसिक मीनिंग यही होता है वेयर एंड व्हेन, कि जो स्टोरी जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो कब और कहाँ पे वाक़या होती है। जहाँ तक द ओल्ड मैन एंड द सी की सेटिंग का ताल्लुक है, ये एक फिशिंग विलेज है नियर हवाना क्यूबा, वहाँ की ये स्टोरी है और ये 1952 सितंबर है। विंटर इज़ अबाउट टू अराइव, इसके हमें इशारे मिलते हैं वहाँ पे। वो जो बूढ़ा शख्स है वो अकेला रहता है और जो उसका एक हिज अप्रेंटिस कीप्स विजिटिंग हिम, जो एक उसका स्टूडेंट है, एक लड़का, वो उसको मिलने के लिए आता जाता रहता है। बहुत सारे दूसरे फिशरमैन जो हैं वो भी वहाँ पे रहते हैं, जो उस बूढ़े शख्स की बैड फॉर्चून जो है उसके ऊपर हंसते हैं। काफ़ी अरसा हो गया उस शख्स को कि वो फिश नहीं पकड़ सका, तो इस वजह से वो उस पे हंसते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये उसकी सेटिंग है। उसके बाद हैं कैरेक्टर्स। इसमें जो 3 मेजर कैरेक्टर्स हैं जो अपीयर होते हैं पूरी स्टोरी के अंदर, वो 3 मेजर कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो हमारे हीरो का है, जो जिसको आप ये कह सकते हैं कि पूरी ये स्टोरी जिसके गिर्द घूमती है वो है सैंटियागो। ये एक ओल्ड फिशरमैन है। उसके बाद दी मार्लिन। मार्लिन एक फ़िश है, एक बहुत ह्यूज सी फ़िश है जिसको वो बूढ़ा शख्स पकड़ता है ऑन द 85th डे ऑफ हिज, क्या आप उसको कह सकते हैं कि उसकी जो बैड लक है वो चलती रहती है। 84 डेज़ उसको कोई फ़िश मिलती नहीं है और फिर 85th डे पे वो इस मार्लिन को पकड़ता है। उसके बाद मैनोलिन, ये वो यंग लड़का है, ये उसका अप्रेंटिस है, स्टूडेंट है, यानी उससे ये सीख रहा है काम फिशिंग का, और साथ साथ ही उसका दोस्त भी उसका ख्याल भी बहुत रखता है। जो डिमैगियो, ये अपीयर ही नहीं होता पूरे नॉवल के अंदर, लेकिन इसका जिक्र जो है वो बार बार मिलता रहता है। ये सेंटर फील्डर था न्यूयॉर्क के लिए और 1936 से 51 तक। बूढ़े शख्स को स्पोर्ट्समैन बेसिकली पसंद हैं और स्पोर्ट्समैन में फिर उसको सॉकर और फुटबॉल पसंद है। तो ये जो डिमैगियो है, ये उस बूढ़े शख्स का बेसिकली एक आइडियल ह्यूमन बीइंग है कि ह्यूमन को, इंसान को इस तरह मजबूत होना चाहिए। उसके बाद पेरिको है, ये भी स्टोरी के अंदर अपीयर नहीं होता, लेकिन इसका भी एक अहम किरदार है। ये न्यूज़पेपर प्रोवाइड करता है, वहाँ जो रहने वाले फिशरमैन हैं, जो मछेरे हैं, उनको ये न्यूज़पेपर प्रोवाइड करता रहता है। उसके बाद मार्टिन है, ये भी अपीयर नहीं होता। ये कैफ़े ओनर है जिसके पास मैनोलिन, ये जो लड़का जो उस बूढ़े शख्स का दोस्त है और उसका अप्रेंटिस, उसका स्टूडेंट है, ये मार्टिन के कैफ़े पे अक्सर खाना खाने के लिए जाया करता है। और इसके अलावा कुछ जो बाकी फिशरमैन हैं, जिनका पहले भी हमने जिक्र किया सेटिंग के अंदर भी, कुछ जो बाकी फिशरमैन है, ये उसका करैक्टर है। ये आप करैक्टर्स यहाँ पे भी देख सकते हैं। जो सैंटियागो वो आपका सेंट्रल करैक्टर है, मैनोलिन ये उसका दोस्त लड़का है, मार्लिन जो फिश वो पकड़ता है, पेरिको वो जो न्यूज़पेपर जो है वो वहाँ लोगों को प्रोवाइड करता है, मार्टिन ये कैफ़े ओनर है जिसके पास वो लड़का जो है कभी कभी खाना खाने जाया करता है, और बाकी फिशरमैन हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं थीम की तरफ। इसमें एक से ज़्यादा थीम्स हैं। जो डोमिनेंट थीम है वो तो बेसिकली उस बूढ़े शख्स की स्ट्रगल है अगेंस्ट नेचर। तो बुनियादी तौर पे जो बेसिक थीम, जो आप जिसको आप मेन थीम कह सकते हैं, वो है। उसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारे थीम है। सबसे पहला जो थीम है वो इसके परसेवरेंस है, यानी जिस तरह के भी मुश्किल हालात मर्जी हैं, वो बूढ़े शख्स की मुस्तकिल मिजाजी है कि वो जो उसका आर्ट ऑफ फिशिंग है वो उसको छोड़ता नहीं है। वो 84 डेज़ तक उसको फ़िश नहीं मिलती, लेकिन वो हर रोज़ समंदर में जाता है इस उम्मीद पे और इस बिलीव के साथ कि एवरी डे इज़ अ न्यू डे। उसके बाद पेन एंड सफरिंग है। ये बूढ़ा शख्स 84 डेज़ की पेन्स और सफरिंग में रहता है कि उसको कोई फ़िश ही नहीं मिलती। लोग उसके ऊपर ताने कसते हैं, आवाज़ें कसते हैं। लोग उसको बैड लक वाला शख्स के, इंतहाई बदकिस्मत शख्स उसको कहते हैं। उसकी पेन्स हैं, उसकी सफरिंग है। अच्छा, उसके बाद इसमें थीम जो फिजिकल स्ट्रेंथ और स्किल का है, कि बूढ़ा शख्स जो है वो एक स्किल्ड फिशरमैन है, और फिजिकल स्ट्रेंथ ये है कि मैनोलिन जो 18 फीट की फ़िश है, ये उसको
खींचते हुए हार नहीं मानता। हालाँकि फ़िश जो है उसकी बोट को 2 दिन तक खींचती रहती है। फ़िश जो है उसकी बोट से और उस शख्स से ज़्यादा ताकतवर, लेकिन ये हार नहीं मानता, वो ज़ख्मी हो जाता है। उसके बावजूद भी फ़िश को जो है वो छोड़ता नहीं है, उसको जाने नहीं देता। उसके बाद प्राइड, उसने इतनी बड़ी फ़िश पकड़ी, उसका प्राइड है, उसे उस पे उसको फ़ख्र है। ऑनर, ये ऑनर हासिल करता है लोगों का और ऑनर देता है फ़िश की स्ट्रगल को। वो फ़िश को समझता है कि ये बिल्कुल उसके जैसी ही है, कि जिस तरह ये ताकतवर और हार ना मानने वाला है, वो जो फ़िश मार्लिन है, वो भी इसी तरह की सॉरी जो मार्लिन फ़िश जो है वो भी इसी तरह की एक ताकतवर चीज़ है, कि वो भी हार नहीं मान रही। और उसके बाद रिस्पेक्ट जो है, जो ये शख्स गेन करता है, और रिस्पेक्ट जो ये वो जो फ़िश है मार्लिन, उसको जो ये रिस्पेक्ट देता है। फ्रेंडशिप है, वो बूढ़े शख्स और उस लड़के की जो आपस में फ्रेंडशिप है, वो भी इसका थीम है कि जिस तरह के मर्ज़ी हालात हों, वो लड़का जो है वो उस बूढ़े शख्स को छोड़ता नहीं। हालाँकि उसके पेरेंट्स उसको मना करते हैं कि ये एक बदकिस्मत शख्स है, इसके पास जाना छोड़ दो। वो लड़का उसके पास अपने वालिदैन के प्रेशर की वजह से जाना छोड़ देता है, लेकिन बूढ़े शख्स का ख़्याल रखना जो है वो नहीं छोड़ता। ऑप्टिमिज़्म है, एक बूढ़ा शख्स जो है कि एक मुस्बित सोच रखता है, और वो हमेशा पुरउम्मीद रहता है कि बेशक उसको रोज़ाना कोई फ़िश नहीं मिलती, लेकिन वो 85 डेज़ तक रोज़ाना समंदर में इस उम्मीद के साथ जाता है कि उसे फ़िश मिलेगी। तो ये उसका ऑप्टिमिज़्म है कि वो फ़िशिंग नहीं छोड़ता। यूथ एंड एज, बूढ़ा शख्स जो है वो एज, ओल्ड एज की अलामत है, और वो जो नौजवान लड़का है वो यूथ की अलामत है, कि यूथ और एज जो हैं ये भी इकट्ठे चल सकते हैं, इनकी भी आपस में फ्रेंडशिप हो सकती है। और मैन एंड नेचर, ये बुनियादी तौर पे ये आखिरी थीम नहीं, लेकिन ये शायद इसका मेरे ख्याल में ये इसका सबसे अहम जो थीम है वो मैन एंड नेचर है, यानी मैन वर्सेस नेचर, कि इंसान और फितरत जो है उनके दरमियान में जो एक जंग है बेसिकली इसमें वो दिखाई गई है। उसके बाद इसमें कॉन्फ्लिक्ट, बेसिकली ये हम प्लॉट को भी इसके आगे डिस्कस करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली क्या होता है कि एक तज़ाद है, एक इशू है, एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है। कॉन्फ्लिक्ट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और इसमें डिफरेंट टाइप्स के कॉन्फ्लिक्ट है। सबसे पहले क्या है कि मैन वर्सेस नेचर है, कि इंसान का फितरत के खिलाफ, एनवायरनमेंट के खिलाफ इंसान की जंग है। इंसान और नेचर जो है वो आपस में बरसरे पैकार हैं। मैन वर्सेस नेचर में क्या है कि सेंटियागो वर्सेस द सी। सेंटियागो वो जो ओल्ड फिशरमैन है, वो और समंदर, इनकी आपस में जंग है कि समंदर उसको कुछ दे नहीं रहा और सेंटियागो उससे कुछ लेना चाहता है। वो फिश नहीं दे रहा समंदर, लेकिन सेंटियागो हिम्मत नहीं हारता। सेंटियागो वर्सेस मैरलिन, अगेन मैरलिन जो है वो जो फिश जिसको वो पकड़ता है, वो भी नेचर की अलामत है, एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है। ये शख्स मैरलिन को तो पकड़ लेता है, लेकिन फिर उसको खींच कर सी शोर तक लाने में इसको बड़ी स्ट्रगल करना पड़ती है। सेंटियागो वर्सेस शार्क्स, जब ये मैरलिन को पकड़ता है तो उस मैरलिन के ब्लड की वजह से शार्क्स जो हैं वो प्रीडेटर टाइप हैं, वो उसके ऊपर हमला कर देती हैं, और ये बूढ़ा शख्स उनके साथ भी लड़ता है ताकि वो जो फिश उसने मैरलिन जो इतनी बड़ी एक फ़िश पकड़ी है उसको बचा के ले जा सके। तो शार्क्स जो हैं वो भी अगेन नेचर की एक अलामत है। मैन वर्सेस सेल्फ, ये दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट, कि इंसान की अपने साथ ही, इंसान की अपने कॉन्शियस सब कॉन्शियस के साथ इंसान की जंग जारी रहती है। येस और नो वाला ऑप्शन जो है वो चलता रहता है। स्ट्रेंथ है वर्सेस सॉरो। स्ट्रेंथ क्या है कि वो एक ताकतवर शख्स है। स्ट्रेंथ क्या है कि वो एक इतनी बड़ी फिश को, 18 फीट की फिश है और मजबूत फिश है, उसको 2 दिन तक वो समंदर में खींचती रहती है, लेकिन वो उसको छोड़ता नहीं है। सौरव क्या है कि वो उस फिश के लिए फील करता है कि ये बड़ी एक ताकतवर फिश है, और ये मेरा, अब उसको क्या आप कह सकते हैं कि ये उसके अपोनेंट, उसकी मुखालिफ जो है वो एक ताकतवर फिश है, और उसकी ताकत की वजह से वो जिस कर्ब में से गुजर रही होती है जब उसका शिकार किया गया होता है, तो वो उसकी वजह से वो उसके लिए फ़ील भी करते हैं, यानी वो अपनी ताकत भी है उसकी, लेकिन साथ-साथ उसको कहीं न कहीं को हल्का-फुल्का पछतावा जो है वो भी होता रहता है, उसको गम भी रहता है। मैन वर्सेस सेल्फ में दूसरा क्या है कि कंसीडर हिमसेल्फ नॉट अ रिलीजियस पर्सन, वो अपने आप को एक मज़हबी शख्स नहीं समझता। उसके बावजूद भी, यानी वो मज़हबी शख्स नहीं है तो लिहाज़ा मज़हब के साथ उसका कोई लगाव नहीं होना चाहिए। अब वो मज़हबी नहीं है, उसके बावजूद भी ही कीप्स प्रेइंग टू वर्जिन मैरी इन टाइम्स ऑफ ग्रेट हार्डशिप, कि जब कभी भी वो मुश्किल में पड़ता है तो वो दुआ भी करता है, यानी वो मज़हब का सहारा भी लेता है। और उसके बाद है मैन वर्सेस मैन,
मैन वर्सेस मैन क्या है कि वहाँ जो फिशर मैन है उनके साथ भी इसका मुकाबला है, यानी इसको हम मैन वर्सेस सोसाइटी भी कह सकते हैं कि इंसान का इंसान के साथ जो है वो भी तजाद हो सकता है। तो ये उनके साथ भी है कि वो जो फिशर मैन हैं वो उस उसको ये कहते रहते हैं कि तुम इंतहाई बदकिस्मत शख्स हो। सो ये उनके साथ भी इसकी एक जंग जो है वो चल रही है, एक इख्तलाफ जो है वो चल रहा है। इसके बाद हम चलते हैं प्लॉट समरी पे। अब बेसिकली ये स्टोरी क्या है और इसका प्लॉट क्या है। ये एक कहानी है एक बूढ़े एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन की, ये तजर्बाकार और स्किल्ड एक शख्स है, बूढ़ा है, स्पेंड्स 84 डेज। सब कॉन्फ्लिक्ट के बाद हम चलते हैं प्लॉट समरी की तरफ। अब प्लॉट क्या है कि ये एक कहानी है एक ओल्ड एक्सपीरियंस फिशरमैन की, जो 84 डेज तक बगैर एक सिंगल फिश पकड़े वो गुजार रहा है, और 84 डेज कॉन्स्टेंटली वो समंदर में जाता है लेकिन एक फिश भी नहीं पकड़ सकता। लोग उसे सलाओ कह के पुकारने लगते हैं। सलाओ बेसिकली क्या है, द वर्स्ट फॉर्म ऑफ अनलकी, यानी आप बदकिस्मती की आखिरी जो फॉर्म है, सबसे बुरी फॉर्म है, आप उस पर चले जाते हैं, तो लोग उसको सलाओ कहते होते हैं। मैनुलिन जो है उसको उसके पेरेंट्स फोर्स करते हैं और वो भी उस बूढ़े शख्स को छोड़ देता है। उसके बावजूद भी यानी ये सारे हालात गुजर रहे हैं लेकिन सेंटियागो जो है वो कॉन्फिडेंट रहता है और उसे ये यकीन होता है कि वो एक ना एक दिन एक फ़िश जो है वो पकड़ लेगा। और फिर वही होता है कि 85th डे पे वो एक फ़िश पकड़ता है। और लेकिन उसके बाद अगेन उसका कॉन्फ्लिक्ट है कि वो कहानी ख़त्म नहीं होती, बल्कि अब उस फ़िश को किनारे तक लाने के लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ती है। और फ़िश जो है वो बजाय इसके कि वो फ़िश को खींचता, फ़िश उसके he is unable to drag the fish, rather fish starts dragging the boat। उसका कॉन्फ्लिक्ट उसी तरह जारी रहता है, उसकी जंग उस फिश के साथ शुरू हो जाती है कि जो समंदर पर उसको खींच के वो नहीं ला सकता बल्कि वो उसकी कश्ती को खींचती चली जा रही है। और फिर ये वाली कहानी जो है, ये जो सेंटियागो और मार्लिन की जो कहानी है, ये जो उनकी जंग है, ये 2 दिन तक जारी रहती है। फाइनली क्या होता है कि तीसरे दिन फिश जो है वो थक जाती है और सेंटियागो उसको मार देता है। लेकिन इस सब के दौरान जब वो सारी स्ट्रगल कर रही होती है, सेंटियागो जो है वो प्रेज करता है रेजिलियंस ऑफ मार्लिन, कंसीडर इट लाइक हिज ओन सेल्फ। वो ये बार बार ये कहता रहता है कि ये बड़ी ताकतवर फिश है और ये बिल्कुल मेरी ही तरह है कि जिसने हार मानने से इनकार कर दिया है। फिर जब वो अपने वापस घर आ रहा होता है तो शार्क्स उसके ऊपर अटैक कर देती हैं, डेड मार्लिन के ऊपर, जब उन्हें उसकी को ब्लड नज़र आता है। और सेंटियागो फिर उन शार्क्स के साथ लड़ना शुरू कर देता है। वो बड़ी मुश्किल से तीसरे दिन जब अपने सी शोर पे पहुंचता है, अपने घर के पास पहुंचता है, तो वो सिर्फ स्केलेटन, उसका ढांचा, उसका सर और उसकी टेल जो है फिश की वो लेके पहुंचता है। उसका फ्लैश जो है वो सारा का सारा शार्क्स खा चुकी होती हैं, जो गोश्त होता है वो सारा वो खा चुकी होती हैं। वो शोर पे पहुंचता है बिफोर डे ब्रेक। वो थक चुका होता है और आते साथ ही वो सो जाता है। लोग जो हैं वो वहाँ पे पहुँचते हैं, वो हैरान हो जाते हैं फ़िश का इतना बड़ा स्केलेटन, इतना बड़ा ढांचा देखकर वो हैरान हो जाते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि उस बूढ़े शख्स ने इस फ़िश को यहाँ तक लाने के लिए कितनी एफ़र्ट की, कितनी मेहनत की है, कितनी मुश्किलात से गुज़रा है। मैनोलिन जो है ये बाकी लोगों की तरह नहीं है। वो जब 3 दिन से बेसिकली क्या होता है कि 85th डे पे वो फ़िश पकड़ता है और फिर फ़िश के साथ उसकी जंग जो है वो 3 दिन तक जारी रहती है। वो तीसरे दिन वापस पहुँचता है। तो वो जो लड़का है मैनुलिन, उसको वो 3 दिन से इस परेशानी में होता है कि बूढ़ा शख्स कहाँ गायब हो गया है। जब वो उस बूढ़े शख्स को दोबारा देखता है अपने घर पे सोया हुआ, अपनी उस कॉटेज में सोया हुआ देखता है, तो वो मुतमिन हो जाता है। वो उसके लिए कॉफ़ी लेके आता है और न्यूज़पेपर जो है उस बूढ़े शख्स के लिए लेके आता है। जब वो बूढ़ा शख्स उठता है, ओल्ड फिशरमैन सैंटियागो जब उठता है, तो फिर वो दोनों आपस में प्रॉमिस करते हैं कि वो आइंदा दोबारा जो है वो फ्यूचर में फिर इकट्ठी फ़िशिंग किया करेंगे। बूढ़ा शख्स जो है वो वापस नींद में चला जाता है और फिर अपने जो उसके मामूल के ख्वाब होते हैं, जिसमें वो देखता होता है कि जो लायंस हैं वो अफ्रीका के बीचेस पे खेल रहे हैं। तो ये वाला वो ख्वाब देखता है। बुनियादी तौर पे लायंस प्लेइंग ऑन द बीचेस ऑफ अफ्रीका का मतलब यही है कि वो जो शख्स है वो दोबारा से
اسی اپنے پہلے والے حوصلے میں آ جاتا ہے، یہ اس کے لیے ہوپ اور امید کی علامت ہے. سو یہ اس کا پلاٹ ہے. اب ہم سمبلس کی طرف چلتے ہیں کہ اس میں سمبولزم کون سا یوز ہوا ہے، علامتیں کون سی یوز ہوئی. سب سے پہلی چیز تو ہے کہ سی کس چیز کا سمبل کرتا ہے. اٹ سمبلائزز اٹ ریپرزینٹس یونیورس اینڈ سینٹیاگوز آئسولیشن ان دی. اتنا بڑا سمندر ہے، اس میں سینٹیاگو اکیلا ہے. سو وہ جو سمندر ہے وہ یونیورس ہے، وہ کائنات ہے، اور اس کے اندر سینٹیاگو ایک اکیلا مجبور ایک شخص کے طور پر اس کو دکھایا گیا کہ ایک اکیلا شخص ہے جو مختلف قسم کی برائیوں سے، مختلف قسم کے تضادات سے لڑ رہا ہے. میرلن وہ جو فش ہے ریپرزینٹس الٹیمیٹ اپوننٹ. یہ بہترین جو آپ کا مخالف ہے، یہ اس کی نمائندگی کر رہی ہے. ایک ایسا مخالف دیٹ برنگز آؤٹ دا بیسٹ آف سینٹیاگو، یعنی ایک اچھا مخالف آپ کا وہ ہوتا ہے جو آپ کا بیسٹ باہر لے کے آئے. سو یہ جو مارلن ہے اس کے ساتھ جو اس کی جنگ ہے، وہ سینٹیاگو کا جو بیسٹ آف دا سینٹیاگو ہے یہ باہر لے کے آتی ہے. کیونکہ سینٹیاگو فائنلی یہ جنگ جو ہے، یہ جو ان کی سٹرگل چل رہی ہوتی ہے آپس میں، وہ جیت جاتا ہے. اس کے بعد شارکس جو مارلن پہ حملہ کر دیتی ہیں، یہ پریڈیٹرز ہیں، یہ دوسروں کا کیا ہوا شکار کھانے والی چیزیں ہیں. ناٹ ورتھی آف گلوری. یہ کیا کرتے ہیں؟ ریپرزینٹ ڈسٹرکٹیو فورسز ان لائف دیٹ سروس نو پرپز. یہ زندگی کے اندر ایسی طاقتوں کی علامت ہیں کہ جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، جو کسی کے کیے ہوئے شکار کو کھاتی ہیں. لائنس جو وہ خواب میں دیکھتا ہے ریپرزینٹ ویرینٹی اینڈ یوتھ، ریپرزینٹ ایٹرنل ہوپ آف لائف. کیونکہ اس کو آخر میں بھی جب ناول ختم ہوتا ہے تو اس کو وہی خواب آتا ہے کہ لائنس جو ہیں دے آر پلینگ آن دا بیچز آف افریقہ. سو اٹ مینس کہ دا اولڈ مین از اسٹل ہوپ فل، کہ وہ زندگی سے مایوس نہیں ہوا. مینولن وہ جو لڑکا ہے ریپرزینٹ سنسیئر اینڈ کریجیس فرینڈشپ. یہ سنسیئر اینڈ کیئرنگ فرینڈشپ جو ہے یہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور لاسٹ ہارپون جب وہ فش کو مارتا ہے تو اس کا ہارپون کھو جاتا ہے. سو بیسیکلی سمبل آف انڈیویجول ہو لوز دیئر فیتھ، دوز وداؤٹ فیتھ آر ڈیفینس لیس لائک سینٹیاگو. یعنی یہ اس کے فیتھ کی علامت ہے کہ اگر آپ کا فیتھ کوئی نہیں ہے تو آپ پھر ڈیفینس لیس ہیں، آپ کے پاس ڈیفینس بھی کوئی نہیں ہے. یہ سمبلز ہیں، یہ سمبولزم ہے جو اس سٹوری میں یوز ہوا ہے. پوائنٹ آف ویو ہے، یہ تھرڈ پرسن اومینیسینٹ ہے. مینس کہ یہ تھرڈ پرسن نے لکھی ہے. اٹ مینس نریٹر از ناٹ اے کریکٹر ان دا اسٹوری بٹ از آل نوئنگ. اومنیسینٹ کا مطلب ہی آل نوئنگ ہوتا ہے، وہ جو سب کچھ جانتا ہے. سو بیسیکلی یہ اسٹوری جو یہ تھرڈ پرسن ہے، یعنی ارنسٹ ہیمنگوے نے خود کو یہاں پہ نہیں کیا کہ میں نے یہ کیا، بلکہ اس نے تھرڈ پرسن میں لکھی ہے. سو یہ جو اس کا پوائنٹ آف ویو ہے دیٹ از دا تھرڈ پرسن نیریٹو، کہ کسی کی کہانی کوئی اور بیان کر رہا ہے جو سب کچھ جانتا ہے. وہ سب کچھ کیا ہے؟ ایوری تھنگ اباؤٹ ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل کنڈیشن. جو ایکسٹرنل کانفلکٹ ہیں یہ ان کے بارے میں بھی جانتا ہے، اور جو انٹرنل کانفلکٹ ہیں، انٹرنل کنڈیشن آف دا کریکٹر، یہ اس کے بارے میں بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ سارا ہے جو پوائنٹ آف ویو ہے. سو دس از آل اباؤٹ آر ٹوڈیز لیکچر اباؤٹ ارنسٹ ہیمنگویز ناول دا اولڈ مین اینڈ دا سی. نیکسٹ پریزنٹیشن میں ہم اس کے جو کویشچنز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. سو کیپ واچنگ دس چینل لیریکل ویٹس. اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ اینڈ تھینک یو.